Hello everyone, welcome back to Checky Exemplified. So I know friend it's been a while. हमारी videos कुछ regular आ रही हैं, but now onwards we'll try to be more regular with our videos. और so आज के जो questions हैं हम start करेंगे monetary policy के regarding. Okay, so monetary policy framework से. So, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब है कि वो फ्रेमवर्क, वो मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू आरबीआई है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दे कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, जिसका मकसद ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे और प्राइस की जो वैल्यू है बोथ इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या स्टेटमेंट्स है। अब ये मॉनेटरी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट डिसाइड्स द टारगेट और आरबीआई इंप्लीमेंट्स दोज मेजर्स। आरबीआई के पास काफी सारे मेजर्स है, फॉर एग्जांपल रेपो रेट का है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। इनके थ्रू आरबीआई इंश्योर करता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है दैट रिमेन्स विद इन द रेंज दैट इट इज टारगेटिंग। ओके, so let's see the first option. The primary objective of the monetary policy is price stability. हाँ, ये हमने देख लिया. There's a flexible target for inflation that RBI needs to achieve. See, inflation एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप एक बहुत रिजिड टारगेट नहीं दे सकते। ठीक है, प्लस माइनस समथिंग का बैंड होता है। फॉर एग्जांपल 4 ± 2% का एक इन्फ्लेशन का बैंड है, डिपेंडिंग ऑन की इकोनॉमी में ग्रोथ की कितनी नीड है। मे बी देर विल बी टाइम जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको स्टिमुलस देना पड़ेगा, ग्रोथ के लिए आपको इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ओके, सो इन दोज मोमेंट्स यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी, और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। इट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। जी हाँ, डिसाइड करने में आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का हाथ होता है, बट जो फ्रेमवर्क है दैट इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। Fourth is, if RBI fails to achieve the target, it needs to submit report to the government of India stating reasons for failure. This is also true. See, ultimately, it is the government of India that is the representative of people that runs the affairs of the country. So RBI भी एक body है which is ultimately responsible to government to an extent. ठीक है? So that is why D, all of the correct would be the right answer. ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग है, एंड first statement is operating target is the money market rate. देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई रेपो रेट अगर चेंज करता है तो उससे शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के रेट जो बैंक्स को लोन देता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, रेपो रेट हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। ओके, सो मनी मार्केट भी बेसिकली वही इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, जिसके कारण दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू। सेकंड है कि आरबीआई ट्राइज टू कीप द ऑपरेटिंग टारगेट अराउंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड रेट। सो अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो ये गलत होगा। इसको इसी तरह से देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे को लगता है कि हमें समझने की जरूरत नहीं है अभी। बहुत कम चांस है, ये कुछ ज्यादा ही डीप कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्किप दिस पार्ट। ठीक है, सो दिस यू शुड नो कि मनी मार्केट रेट या रेपो रेट के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वर्क्स। ओके, सो आंसर वुड बी ए हियर। Let's see the next question. If RBI fails to achieve the inflation target, then it should submit a report to the central government, which should include, okay, reasons of failure, remedial actions, an estimate of the time period within which the inflation shall be achieved. देखिए, लॉजिकल गेसिंग, लॉजिकली यू कैन डिड्यूस दिस आंसर। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई फेल हो रहा है तो अगर वो गवर्नमेंट को रीजन देगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली पूछेगी कि क्या करना चाहिए और कितनी देर में ये रेमेडी काम करेगी। ठीक है, सो इस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कमेटी जो रेट्स इकोनॉमी में डिसाइड करती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इट इज द जो मेन कमेटी है जो रेट्स डिसाइड करती है इकोनॉमी में, जिसके आरबीआई के चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स प्लस कुछ और भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, it has the authority to decide repo rate, CRR, SLR. Okay. Its decision is binding on RBI. See, second statement is correct, क्योंकि RBI जो इसका पर्पस यही है so that RBI का फंक्शनिंग जो हो वो सिर्फ आरबीआई के मेंबर्स के
हाथ में ही ना हो, काफी सारे और मेंबर्स जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो भी शामिल हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हो। सो ये इसका पर्पस है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second is it has authority to decide repo rate, CRR, SLR. See, repo rate it decides, but CRR, SLR are not decided by Monetary Policy Committee. This is very important. Okay, CRR और SLR जो है ये RBI डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि CRR, SLR का पर्पस ये नहीं है कि वो मार्केट में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कितनी है उसको कंट्रोल करना। रेपो रेट का मकसद है, बस ये समझना है आपको। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल डिसाइडिंग द रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कीप इन माइंड विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स। रेपो रेट डिसाइड करते हुए कौन से फैक्टर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी माइंड में रख सकती है? इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली हमने देखा कि प्राइस कंट्रोल और प्राइस स्टेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो आप खाली इन्फ्लेशन को बचा के क्या कर लेंगे? ठीक है, सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। रुपी अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम नहीं है, ये आरबीआई के परव्यू में आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, सो आंसर हियर वुड अगेन वुड बी बी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन कौन मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के? ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में के मेंबर्स होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो इसका चेयरमैन होता है, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का, ओके, एक और आरबीआई का नॉमिनेटेड मेंबर होता है, और 3% जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ये 6 बंदों की होती है, और यहाँ पे जो डिसीजंस हैं दे आर टेकन, सिंपल मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, यानी कि हर बंदे का इक्वल वोट है। बट अगर टाई हो जाए तो उस केस में जो गवर्नर है उनका वो सॉर्ट ऑफ एक कास्टिंग वोट होगा। आपने पढ़ा होगा इन पॉलिटी कि स्पीकर का जो वोट है दैट एक्ट्स एज कास्टिंग वोट इन केस अगर पार्लियामेंट में कोई चीज हंग हो जाए। ठीक है, सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स हियर कि 3 members आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3 अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ओके, देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 3 आर नॉट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड सिर्फ एक को करता है और बाकी गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होता है। सेकंड इज 3 members आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। हाँ, ये चीज सही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो होल्ड करते हैं, दे होल्ड द ऑफिस फॉर 4 years। देयर शुड बी एटलीस्ट बी 6 meetings इन अ ईयर। ये लिखा गया है कि 4 meetings होनी चाहिए, एट द वेरी लीस्ट 4 meetings होनी चाहिए। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी 2 ओनली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और सी ये एक अगेन एक इमरजेंसी के टाइम पे एक सिनेरियो है, जो बैंक्स को इमीडिएटली कुछ लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, मार्केट से पैसा उठाना है। सो इस केस में बैंक्स जो हैं वो अपने जो एसएलआर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, उससे अप टू 2% ऑफ एसएलआर दे कैन बोरो ओवरनाइट, रातों रात के लिए, आज रात को लिया कल वापस देना है। ठीक है, सो ये जो फैसिलिटी है टू गेट लिक्विडिटी फॉर जस्ट 1 night, दिस इज नोन एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड इज द बैंक्स कैन डिप इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो टू बोरो फ्रॉम आरबीआई। दिस इज आल्सो करेक्ट। इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड शॉक्स इन लिक्विडिटी। दिस इज आल्सो करेक्ट। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। आंसर यही होगा कि ऑल 3 आर करेक्ट। अब ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट होता है, सी एक तो ये इसलिए है क्योंकि बैंक्स को कहीं ना कहीं एक पेनल्टी पड़ेगी इसकी वजह से। सो ये रेपो रेट प्लस 0.25% एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, सो दैट बैंक्स बार बार इसे ना मांगने लग जाए। ये एक पेनल्टी की तरह होना चाहिए कि यू हैव टू बी मेच्योर इनफ, यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेंस कि आप इतना पैसा बचा के रखेंगे क्योंकि इमरजेंसी पड़े तो उसके टाइम पे आपके पास रिजर्व्स हो। ओके, so this is what this is all about, and answer here would be D, all of the above. Let's see the next question. Consider the following instruments. Monetary policy के जो instruments हैं जिसको यूज करके हम rates ऊपर नीचे करते हैं, which are the following are available to at RBI's direction and not
डिस्क्रिशन एंड नॉट बैंक्स, यानी कि कौन कौन से आरबीआई की मर्जी पे हैं कि वो देना चाहे तो दे सकता है और नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट इज रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट जो है दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है कि उसको प्राइस कंट्रोल करनी है, तब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट यूज करेगा। ठीक है। या लिक्विडिटी पुश करनी है तो उस टाइम पे रेपो रेट यूज करेगा, कंट्रोल करनी है तो रेपो रेट यूज करेगा, और लिक्विडिटी पुश करनी है तो रिवर्स रेपो रेट यूज करेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो हैं, दे आर नॉट डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई। ये तभी होगा जब बैंक्स उनसे या तो लोन लेना चाहेंगे या फिर वहां पे डिपॉजिट करवाना चाहेंगे। सो इस केस में A1 इज द ओनली आंसर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये आरबीआई करता है, फैक्ट है, ये आप देख लीजिए। अगेन, विच आर द फॉलोइंग कंडक्ट्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, ये भी आरबीआई ही करवाता है, एक और फैक्ट। विच आर द फॉलोइंग सिचुएशंस में लीड टू इंक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है। सी, रेपो रेट तब इंक्रीज करती है आरबीआई जब प्राइसेस ज्यादा हैं। ठीक है। सो रेपो रेट इंक्रीज करने से जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि पैसा कम हो जाता है। ओके। अब पैसा कम होगा तो उसके कारण डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो पैसा प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन इज इन द इकोनॉमी इज हाई। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का मतलब ये है कि हम और आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल चीजें महंगी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बड़ा सुनने में आ रहा होगा अपने घर वालों से कि ये चीज आज बना लेते हैं, गोल्ड अभी बना लेना चाहिए, कल पता नहीं महंगा हो जाएगा। ठीक है। या फिर कोई घर बनाना है तो अभी जितना जल्दी हो सके बन जाए, क्योंकि चीजें और महंगी होती जा रही हैं। सो दैट इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अगर ये भी हाई है तो भी आपको रेपो रेट कम करके, आप पैसा कम करके डेफिनेटली बैंक्स लोन देना कम कर देंगे, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम हो जाएगी। सो आंसर हियर वुड बी सी, बोथ 1 and 2। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यूएस सेंट्रल बैंक रेजेस देयर इंटरेस्ट रेट, यूएस का सेंट्रल बैंक जो है, फेड जो है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, देन इट विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, यूएस अगर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, यानी कि वहां पे जो पैसे की डिपॉजिट करवाने की रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने इंडिया में, यूएस के सिटीजन से इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, वो प्रेफर करेंगे कि इंडिया यूएस में पैसा वापस ले जाया जाए और वहां पे बैंक में डाला जाए, ताकि उनको बेटर रिटर्न्स वहां मिल जाए। ठीक है। सो इससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में यूएस डॉलर गिरेगा। ठीक है। और जिसके कारण रुपी डिप्रिसिएशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने पैसा बाहर निकालना है वो अभी इंडिया में रुपी में होगा, उनको चाहिए डॉलर में, जिसके कारण डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपए की डिमांड गिरेगी, और अल्टीमेटली इट वुड लीड टू डिप्रिसिएशन। ओके। बाकी तीन ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आरबीआई मे डू टू कर्ब द रुपी डिप्रिसिएशन, पैसा गिर रहा है, $1 आज 80 रुपए का था तो कल 90 रुपए का हो रहा है, इस तरह से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है। सो व्हाट कैन वी डू? ठीक है, अब देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को। अलाउ इंपोर्टर्स टू डायरेक्टली बाय फॉरेन करेंसी फ्रॉम आरबीआई। ओके। सो अगर हम इंपोर्टर्स को बोलें कि आप आरबीआई से ही डायरेक्ट आके वो अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसको खरीद लीजिए, ना कि दूसरे बैंक में जाके। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जो मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप आरबीआई से डायरेक्टली ले रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं जा रहे आप। ठीक है। सो अगर डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली रुपी डिप्रिशिएट होता है, बट अगर उस डिमांड को ही काट दें तो रुपी डिप्रिशिएट होना कम हो जाएगा। सो दिस वुड बी करेक्ट। इंक्रीजिंग द रेपो रेट। देखिए, अगर आप रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में है वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण जो फॉरेनर्स हैं वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इंडियन बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। इंडियन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, G-SEX वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। So, इससे क्या होगा, जो डिमांड ऑफ रुपी है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो डॉलर से ला रहे हैं, तो आके अल्टीमेटली दे हैव टू इन्वेस्ट इन रुपी ओनली। सो उससे रुपी अप्रिशिएट होगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज सेलिंग डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हाँ, अगर आप डॉलर्स बेचेंगे तो वहां से आपको
डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी, वो डॉलर डिप्रिशिएट होगा, और डॉलर जब डिप्रिशिएट होगा तो उसके बराबर रुपी भी अप्रिशिएट होगा। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। बाइंग डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये गलत है। सो आंसर हियर इज सी 1, 2 and 3। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, which is about Operation Twist. Okay, consider the following statements regarding the Operation Twist. देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब ये है, देखिए आरबीआई जब रीपर्चेज रेपो ऑपरेशंस करता है, तो उसमें सिक्योरिटीज या फिर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज जो होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म मतलब जो लेट्स से वन ओवरनाइट के लिए, 14 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस होते हैं। और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, जब आरबीआई लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट्स है लॉन्गर टर्म के लिए उनको चेंज करना चाहता है। अब लॉन्गर टर्म की जरूरत की पड़ेगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अब इनको 2-3 महीने का क्रेडिट तो जरूरत नहीं है, दे नीड क्रेडिट फॉर लेट्स से 5 years, 10 years, 15 years। सो उस केस में बैंक्स वुड नीड इंसेंटिव टू गिव लोन्स टू दी सेक्टर्स। ठीक है, सो वहां पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जैसे टूल्स हमारे पास काम आते हैं। और ऑपरेशन ट्विस्ट का मतलब यही है, जब सेंट्रल बैंक ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच करके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को फंड करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटी है उसको बेच करके बैंक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेक्टर में पैसे डालता है, जिससे वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है कम हो जाते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ एन ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि मार्केट से ही आप शेयर्स अपने खरीद रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं वहां पे। सो फर्स्ट इट विल बी ट्रू। Then second is RBI pumps additional money into the system to increase liquidity. See, additional money नहीं जा रही है। ठीक है, ये आरबीआई जो है वो एक सेक्टर से, एक टाइप ऑफ बॉन्ड मार्केट से निकाल के दूसरे टाइप में डाल रहा है, शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल रहा है। सो देर इज नो एडिशनल मनी दैट इज बीइंग क्रिएटेड हियर। ओके, सो दिस वुड बी इनकरेक्ट। इट हेल्प्स इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब ये है, आरबीआई सपोज आज अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है, सो दिस शुड रिफ्लेक्ट इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ बैंक्स ऑल्सो। तो आरबीआई अगर अपना रेट कम हो रहा है तो बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इमीडिएटली कम होनी चाहिए। जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेटर मॉनिटरी मॉनिटरी ट्रांसमिशन होगा। पर अगर इंक्रीज करता है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होने चाहिए। सेम सिमिलरली दिस इज व्हाट वी मीन बाय मॉनिटरी ट्रांसमिशन। सो आंसर हियर वुड बी C 1 and 3। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी कि जो लंबे टाइम के लिए रेपो ऑपरेशंस हैं उनके लिए क्या क्या चीजें सही हैं। सो इट कम्स अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। रेपो ऑपरेशन कोई भी होगा वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के अंदर ही आता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट शुड बी एट और अबव द रेपो रेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग टर्म लेंडिंग बाय आरबीआई, लॉन्ग टर्म रेपो रेट है तो नाम से ही ट्रू है। सो तीनों स्टेटमेंट सही है एंड ऑप्शन हियर वुड बी डी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Another question regarding long term repo operations, which of the following could be the impact? Okay, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का। ठीक है, सो देखिए अगर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में आरबीआई डिसाइड्स की इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे, ठीक है, या फिर वो मनी पुश करते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट में, सो उससे ऑब्वियसली जो बैंक्स हैं वो लोन देना बढ़ाएंगे, जिसके कारण मनी सप्लाई इंक्रीज होने के चांसेस है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब मनी सप्लाई इंक्रीज हो और उसके बाद में सप्लाई जो है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, यानी कि लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा खर्चने के लिए। बट अगर सप्लाई लिमिटेड रहे, सो क्या होगा, मोर मनी चेजिंग फ्यूअर गुड्स, यानी कि इट वुड लीड टू इन्फ्लेशन। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, देखिए अगर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो आरबीआई जो है वो खरीद रहा है सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक्स, यानी कि बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब बैंक्स के पास पैसे ज्यादा आ रहा है तो वो पैसा आगे की लोन देना चाहेगा। सो इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
सो दिस वुड बी इनकरेक्ट. एंड फोर्थ, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, ये हमने डिस्कस कर लिया. सो आंसर हियर इज सी 1, 2 एंड 4. अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट एम है हमारा यहाँ पे. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर डेफिसिट इन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, यानी कि बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा है वो कम है. ओके क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके, जो दिए हुए हैं नीचे, उनमें से देखते हैं. फर्स्ट इज एन अपटिक इन बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक जो पैसा दे रहा है उसमें इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज करेक्ट. यस, दिस इज करेक्ट. एडवांस टैक्स पेमेंट्स बाय कॉर्पोरेट्स. देखिए, अगर बैंक्स एडवांस टैक्स पेमेंट्स करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा, अब ये पैसा आएगा कहाँ से? सो ये पैसा आएगा जब कॉर्पोरेट बैंक से अपने पैसा निकाल के गवर्नमेंट को देगी. डेफिनेटली इट विल लीड टू बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटीज डिक्रीज. ठीक है. देन इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ नॉट कीपिंग पेस विद क्रेडिट डिमांड, यानी कि जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है, तो इस केस में भी डेफिसिट होगा. दिस विल बी ट्रू. इंटरवेंशन ऑफ द आरबीआई इनटू द फॉरेक्स मार्केट टू प्रिवेंट रुपी डिप्रिसिएशन. रुपी की डिप्रिसिएशन करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? वहां पे रुपी पंप करेगा ताकि उसकी डिमांड बढ़े. ठीक है. रुपी की डिमांड बढ़ाना चाहेगा, जिसके कारण बैंकिंग सिस्टम में जो मनी है, क्रेडिट है, वो कम हो जाएगा. ओके. इंटरवेंशन, अब इससे क्या होगा कि आरबीआई जो है वो फॉरेक्स को सेल करेगा, बेचेगा, ताकि फॉरेक्स की डिमांड बढ़े और रुपी की विजवी एप्रिसिएशन हो. ठीक है. अब ये बेचेगा तो रुपी जो है वो परचेज करेगा, जिसके कारण रुपी जो है दैट विल डिक्रीज इन अमाउंट इन मार्केट. अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में उसका असर पड़ेगा और वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस बनेगा. ठीक है. सो डी वुड बी करेक्ट. बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन. बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी हैज टर्न्ड इनटू सरप्लस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? देखिए, ऑपोजिट क्वेश्चन है उसका, कि अगर बैंकिंग सिस्टम जो है वो अब सरप्लस में आ रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ठीक है. सो पहला इज करेंसी लीकेज. करेंसी लीकेज का मतलब है कि जो इकोनॉमी है, बैंकिंग सिस्टम में, उससे पैसा बाहर जा रहा है, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी. ठीक है. सो इससे सरप्लस तो नहीं होगा, इससे डेफिसिट होगा. क्यों? क्योंकि जो आरबीआई पैसा निकाल रहा है वो इन सम वे और अदर लीक हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉट पिकिंग अप. सी, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पिकअप नहीं होगा, यानी कि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं, उनके पास पैसा कम होगा. और एम्प्लॉयज अपना पैसा, आप और मैं जब कमाते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स जब कमाते हैं, वो पैसा कहाँ रखते हैं? कीप इट इन बैंक्स. सो बैंक्स का पैसा कम होगा. सो दिस विल आल्सो बी इनकरेक्ट. आंसर हियर वुड बी डी, नीदर वन और नॉट टू. ओके. सो ये अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है. जल्दी जल्दी करते हैं इनको. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय आरबीआई. आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, सो उसका क्या क्वेश्चन है? आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है. ये क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट कि आप खुद कीजिए, क्योंकि हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया है. डाउट होता है देन डू आस्क. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड by RBI's discretion at RBI's discretion rather than banks availing the facilities. सी, ये भी हमने डिस्कस किया है कि कौन से इनमें से टूल्स हैं जो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, जो आरबीआई अपनी मर्जी से करता है, और जो दूसरा जो बैंक्स चाहता है. ठीक है. सो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कोई भी होगा, वो आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे ही होता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर.